Good morning, everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. As you all know that we are doing the syllabus of internal assignment B1. Our subject is English grammar, and in English grammar we are doing the extra work which is related to B1 syllabus only. So before yesterday I have explained you a passage that was lesson 28, and with this I have also explained you the synonyms and suffixes also. And in today's video, first of all I will explain you lesson 29, which is also a passage in the form of a poem, and the topic of the passage is you are old Father William. Father William, आप बूढ़े हैं. So that is the topic of the passage in the form of a poem. First of all I will explain you the poem, and afterwards we will discuss over the exercises of this passage. So let's get started. You are old Father William, the young man said. एक जवान व्यक्ति ने कहा कि आप बूढ़े हैं फादर विलियम. सो द यंग मैन इज द सन ऑफ फादर विलियम, दैट्स वाई द वर्ड इज बीइंग यूज्ड हियर, दैट इज फादर विलियम. सो आप बूढ़े हैं, एक जवान व्यक्ति ने कहा, मीन्स फादर विलियम के बेटे ने उनसे कहा. एंड योर हेयर हैज बिकम वेरी वाइट, और आपके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो चुके हैं. एंड येट यू इंसेसेंटली स्टैंड ऑन योर हेड, और इसके बावजूद भी आप लगातार अपने सर के बल खड़े रहते हैं. डू यू थिंक एट योर एज इट इज़ राइट, क्या आपको लगता है कि आपकी उम्र पर ऐसा करना ठीक है. आप मीन्स आप ओल्ड हैं फादर विलियम, और आपकी ओल्ड एज में अपने सर के बल खड़े रहना, स्टैंडिंग ऑन योर हेड, डू यू थिंक इट इज़ गुड, हिज सन इज आस्किंग. In the second paragraph it is written, in my youth father William replied to his son. फादर विलियम अब रिप्लाई कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं अपने बेटे को कि अपनी जवानी के दिनों में आई फियर्ड इट माइट इंजोर द ब्रेन, मुझे डर लगता था कि ये जो है मेरे ब्रेन को इंजोर कर सकता है, अपने सर के बल खड़े होना. बट नाउ दैट आई एम परफेक्टली श्योर आई हैव नन, बट अब मैं इस बात पर परफेक्टली श्योर हूँ कि ऐसा नहीं होगा. एंड वाई आई डू इट अगेन एंड अगेन, और इसीलिए मैं ऐसा बार बार करता हूँ, मीन्स बार बार अपने सर के बल खड़ा हो जाता हूँ. नेक्स्ट पैराग्राफ इज यू आर ओल्ड सेड द यूथ, एज आई मैंशनड बिफोर. यूथ वर्ड इज गिवन फॉर द सन ऑफ फादर विलियम. जहाँ पर भी आपका यूथ वर्ड आएगा, मीन्स यूथ मीन्स होता है जवानी, सो वो फादर विलियम के बेटे के लिए यूज़ किया गया है. यू आर ओल्ड सेड द यूथ, अगेन उनके बेटे ने कहा आप बूढ़े हैं. एज आई मैंशनड बिफोर, जैसा कि मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ. एंड हैव ग्रोन मोस्ट अनकॉमनली फैट, और आपकी बॉडी के ऊपर जगह जगह अनकॉमनली फैट जो है वो इकट्ठा हो गया है बिकॉज ऑफ योर एज. येट यू टर्न्ड अ बैक समरसॉल्ट इन एट द डोर, और इसके बावजूद भी आप बैक समरसॉल्ट मारते हैं, उल्टी कलाबाजी खाते हैं दरवाजे के पास. प्रे, प्रे मीन्स होता है प्रार्थना करना. व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट, क्या मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका रीजन क्या है. So again, Mr. William is giving the answer of second question, that is, in my youth, said the sage. Sage word is used here for a बुद्धिमान व्यक्ति. The meaning of sage is sadhu, but the another meaning is an intelligent person. So in my youth, उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा अपनी जवानी में, as he shook his grey locks. लॉक्स मीन्स होता है बालों की लट. सो जो उनकी हाफ वाइट बाल थे, ग्रे कलर के उनकी बालों की लट थी, उनको हिलाते हुए उन्होंने कहा अपनी जवानी में, I kept it I kept all my limbs very supple. मैं अपने सारे limbs मीन्स होता है अंग, supple मीन्स लचीला, मेरे जितने भी अंग हैं उनको मैं बहुत ज़्यादा लचीला रखता था. By the use of this ointment, एक ointment it is a type of a medical cream. So मैं एक ointment के यूज़ से अपने सारे limbs को supple मीन्स लचीला रखता था. 1 shilling the box मीन्स एक बॉक्स जो है उस ऑइंटमेंट का 1 शिलिंग में आ सकता है. शिलिंग इट इज अ टाइप ऑफ अ करेंसी ऑफ अनदर कंट्री, लाइक इन इंडिया वी यूज रुपीज. सो शिलिंग इज यूज्ड, एक मुद्रा है एक तरीके की, दैट इज यूज्ड टू सेल एंड परचेज थिंग्स. सो एक शिलिंग में एक ही बॉक्स आएगा. अलाउ मी टू सेल यू अ कपल, और तुम मुझे अलाउ करो, मैं तुम्हें बहुत सारे खरीद मतलब बेच सकता हूँ वो ऑइंटमेंट. अगेन हिज सन इज आस्किंग, यू आर ओल्ड सेड द यूथ. अगेन उनके बेटे ने कहा कि आप बूढ़े हैं. एंड योर जॉज आर टू वीक, और आपके जो जबड़े हैं, जो दांत हैं, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं. फॉर एनीथिंग टफर देन स्वीट. स्वीट मीन्स होता है यहाँ पर मीट ऑफ एन एनिमल, मीन्स वी कैन से फैट ऑफ एन एनिमल, जो ईजिली खाया जा सकता है.
येट यू फिनिश्ड द गूज विद द बोन्स एंड द बीक, प्रे हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट। और इसके बावजूद भी, गूज मीन्स होता है बतख, इन द अदर कंट्रीज दे यूज टू eat these kind of things like goose and other things. So इसके बाद आपके दांत इतने कमजोर हैं कि आप केवल फैट मीन्स मांस ही खा सकते हो किसी एनिमल का, येट यू फिनिश द गूज, इसके बावजूद आप पूरी गूज फिनिश कर जाते हैं विद द बोन्स एंड द बीक, यहाँ तक कि उनकी हड्डियां और उनकी जो चोंच विच इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ गूज, जो बीक होती है वो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट पार्ट होती है, आप वो भी खा जाते हैं। प्रे हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसा कैसे मैनेज करते हैं। अगेन फादर विलियम इज गिविंग द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। इन माई यूथ सैट हिज फादर, उनके पिता ने कहा अपनी जवानी में, आई टुक टू द लॉ, मैंने एक नियम बनाया था, एंड आर्ग्यूड ईच केस विद माई वाइफ, मीन्स अपनी पत्नी के साथ मैं हर केस के ऊपर बहस किया करता था। And the muscular strength which it gave to my jaw has lasted the rest of my life. और यही जो एक्सरसाइज थी लगातार बहस करने की वजह से, इसने क्या किया, मेरे जॉस की जो मसलर स्ट्रेंथ है उनको बढ़ा दिया, मांसपेशियों की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ गई, और जो इसी वजह से मेरे जो जबड़े हैं, जो जॉस हैं, वो आज तक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन अ कॉमिक वे ही इज गिविंग द आंसर दैट बिकॉज ही हैज़ आर्ग्यूड विद हिज वाइफ ऑन एवरी टॉपिक, और इस एक्सरसाइज की वजह से उनके जो जॉस थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे, एंड दैट्स वाई ही इज एबल टू ईट द बोन्स एंड द बीक ऑफ द गूज ऑल्सो। नेक्स्ट पैराग्राफ इज यू आर ओल्ड सेट द यूथ, अगेन उनके बेटे ने कहा कि आप जो हैं वो बूढ़े हैं। वन वुड हार्डली सपोज दैट योर आई वॉज एज स्टडी एज एवर। सो कोई भी व्यक्ति जो है वो मुश्किल से इस बात को मानेगा कि आपकी आई साइट जो है वो स्टडी है, मीन्स स्थिर है। व्हेन अ पर्सन बिकेम ओल्ड, सो उसकी जो आईज की जो होती है आई साइड वो भी वीक हो जाती है और वो कोई भी चीज़ क्लियरली नहीं देख पाता है। सो दैट्स वाई हिज सन इज सेइंग येट, कि आपकी जो आई साइड है वो कोई व्यक्ति बहुत मुश्किल से कहेगा कि पहले जैसी है। येट यू बैलेंस्ड एन ईल ऑन द एंड ऑफ योर नोज, ईल क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ फिश, एक प्रकार की फिश है। इसके बावजूद भी आप क्या करते हो, आपकी नाक का जो पॉइंट होता है नोज का, वहां पर आप एक ईल को बैलेंस कर लेते हैं, संतुलन बना लेते हैं। व्हाट मेड यू सो ऑफली क्लेवर, और इतना चालाक, आपको इतना ज्यादा चालाक आप कैसे बने हैं। सो अगेन ही इज गिविंग द आंसर, आई हैव आंसर्ड 3 क्वेश्चंस एंड दैट इज इनफ, मैंने तुम्हारे 3 सवालों के जवाब दिए हैं, फादर विलियम इज सेइंग टू हिज सन, और ये पर्याप्त हैं। Said his father, don't give yourself airs, अपने आप में इतना मत अकड़ो, अपने आप में इतना घमंड मत दिखाओ, because again and again his son is saying that you are old father William, you are old. Now he became angry and he said कि don't give yourself airs, अपने आप को इतना अकड़ में मत रखो। डू यू थिंक आई कैन लिसन ऑल डे टू सच स्टफ, क्या तुम्हें लगता है पूरा दिन मैं तुम्हारी इस तरीके की बकवास सुन सकता हूँ। बी ऑफ, शांत हो जाओ, और आई किक यू डाउन स्टेयर्स, या तो मैं तुमको किक मारकर सीढ़ियों से नीचे फेंक दूंगा। सो दैट इज अ कॉमिक पोएम विच इज यू आर ओल्ड फादर विलियम रिलेटेड टू अ सन एंड अ फादर। हमने एक उनके बीच का कॉन्वर्जेशन देखा विच इज कॉमिक ऑल्सो। So I hope the poem, and which is a passage, is clear to all of you. Now we will discuss over the exercises of this passage. So some exercises you have to fill in your books, and the question answers we will do in the copies only. So before starting the work in the book, you all have to mention today's date in the book, and with this you have to mention online classwork in the books. So exercise C we will do. First exercise which is exercise C, write the meanings of these words, इन शब्दों के अर्थ लिखिए। So the first one is incessantly, which means लगातार, so the another word we can write that is continuously, means लगातार। सेकेंड इज इंजर, इंजर एंड हर्ट इज द सेम थिंग, चोट लगना। सपल, लचीला, एथलीट, मीन्स जो एथलेटिक होते हैं वो भी बहुत एथलेटिक्स में होते हैं, वो भी बहुत लचीले होते हैं। फोर्थ, अनकॉमनली, अनयूजुअली, असामान्य। स्वीट, जैसे मैंने आपको बताया था, फैट फ्रॉम मीट। ऑइंटमेंट, मेडिकल क्रीम, जो डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज डी, एंड दैट इज form adverbs from the given adjectives and insert them in the correct place in the sentence. First of all, what you have to do, you have to form the verbs from the given adjectives. Adjectives दिए हैं ब्रैकेट में, उनसे adverbs बनाने हैं, then उनको correct place पर insert भी करना है. So the first
एडजेक्टिव इज क्लेवर एंड द सेंटेंस इज ही सॉल्व द प्रॉब्लम. सो क्लेवर से हमारा एडवर्ब बनता है क्लेवरली. सो द आंसर विल बी ही क्लेवरली सॉल्व द प्रॉब्लम. उसने चालाकी के साथ प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया. सेकेंड आपका जो एडजेक्टिव है दैट इज परफेक्ट एंड द सेंटेंस इज सलमा कंप्लीटेड द टास्क. सो हम कहाँ इंसर्ट करेंगे? सलमा कंप्लीटेड द टास्क परफेक्टली. सलमा ने जो टास्क है वो परफेक्टली कंप्लीट किया. थर्ड वन इज रिमार्केबल एंड द सेंटेंस इज द फिल्म इज रियलिस्टिक अबाउट सर्टेन इश्यूज. सो रिमार्केबल से आपका एडवर्ब बनेगा रिमार्केबली. द फिल्म इज रिमार्केबली रियलिस्टिक अबाउट सर्टेन इश्यूज. फोर्थ वन इज इंक्रीजिंग. इंक्रीजिंग से आपका एडवर्ब बनेगा इंक्रीजिंगली. सेंटेंस है व्हाट इज दैट लाउड नॉइज. सो आंसर विल बी व्हाट इज दैट इंक्रीजिंगली लाउड नॉइज. फिफ्थ नंबर पर आपका है कांस्टेंट मींस लगातार. बनेगा एडवर्ब आपका कॉन्स्टेंटली. सो द सेंटेंस इज द सर्जिंग क्राउड मेड इट डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइंड आवर वे. सर्जिंग मीन्स बढ़ता हुआ. सो हमने कॉन्स्टेंटली बनाया था, हम ऐड करेंगे कॉन्स्टेंटली दा के बाद. द कॉन्स्टेंटली सर्जिंग क्राउड मेड इट डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइंड आवर वे. लगातार बढ़ते हुए क्राउड ने डिफिकल्ट कर दिया था हमारे लिए रास्ता ढूंढ पाना. नेक्स्ट है आपका ऑफुल. ऑफुल से बनता है ऑफुली. सो आपका जो सेंटेंस है दैट इज शी इज क्विक ऑन द कंप्यूटर. वो कंप्यूटर में तेज है. शी कैन टाइप आउट अ 2-पेज डॉक्यूमेंट इन 5 मिनट्स. और वो 2 पेज का डॉक्यूमेंट 5 मिनट में ही टाइप कर सकती है. ऑफुल से आपका बनता है ऑफुली एडवर्ब एंड द आंसर विल बी शी इज ऑफुली क्विक ऑन द कंप्यूटर. वो बहुत ज्यादा तेज है कंप्यूटर में. शी कैन टाइप आउट अ 2-पेज डॉक्यूमेंट्स इन 5 मिनट्स. लास्ट एंड सेवेंथ सेंटेंस इज graceful. Graceful is an adjective and the adverb which we will make from graceful that is gracefully. So the dancer performed gracefully on the stage. So these were exercise C and exercise D which is related to the passage only. I hope these exercises are clear to all of you. Now we will do the question answers of this passage in the copy. Let's get started the question answers. So as you all know that today I am explaining you worksheet 14 and before starting the work, like always, what you all have to do, you all have to mention today's date in your copies, that is 11 November 2020. With this you will mention online classwork in your copies, and with this you will mention passage in your copies, and the lesson is 29 and the topic is You Are Old Father William. Means the poem is a passage You Are Old Father William which I have explained you recently. Now we will discuss over the question answers of this passage. So question number 1 is why was the young man worried about Father William standing on his head. So जो young man था means जो बेटा था Father William का, वो क्यों चिंतित था इस बात से कि Father William अपने सर के बल खड़े हो जाते थे. So the answer is The young man was worried about Father William standing on his head. जो young man था, उनका बेटा था Father William का, वो इस बात से चिंतित हो जाता था कि Father William अपने सर के बल खड़े हो जाते हैं, because he thought it was not appropriate for Father William's age. Because उसको लगता था कि Father William की age के हिसाब से ये appropriate नहीं है. According to his son, Father William is old and he should not do these kind of things. Let's see the next question. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हाउ डिड फादर विलियम कीप हिज लिम्स सपल. सपल मीन्स होता है लचीला. किस तरीके से फादर विलियम जो थे वो अपने अंगों को, लिम्स मीन्स होता है अंग, बॉडी पार्ट्स को लचीला रखते थे. सो द आंसर इज फादर विलियम यूज्ड एन ऑइंटमेंट टू कीप हिज लिम्स सपल. In the poem I have explained you about the paragraph in which Father William is telling to his son about an ointment. ओके, सो फादर विलियम क्या करते थे, एक ऑइंटमेंट का यूज करते थे अपने सारे शरीर के भागों को लचीला रखने के लिए. Question number 3 is what did the youth observe about Father William's jaws. So as I have already explained you in the explanation of the passage that youth word is used for the son of Father William. So Father William के बेटे ने क्या observe किया Father William के jaws, जबड़ों के बारे में. So the youth, the young man observed, उन्होंने observe किया that although Father William's jaws seemed weak, कि हालांकि जो Father William के jaws हैं, जबड़े हैं, दांत हैं, वो कमज़ोर दिखाई देते हैं, and fit enough to eat only sweet. सो जो भी फिट कैसे लगते हैं कि कोई भी एनिमल का जो मीट होता है, जो फैट होता है, ओनली ही कैन ईट दैट थिंग. येट ही फिनिश्ड ऑफ द एंटायर गूज. और इसके बावजूद भी वो पूरा गूज मीन्स होता है बत्तख. इन अदर कंट्रीज पीपल यूज टू ईट दिस काइंड ऑफ थिंग्स. वो पूरा का पूरा गूज फिनिश कर जाते हैं बोन्स एंड बीक. Not only the goose, with the bones and with the beak. Beak is the hardest part of the goose.
Question number 4 is what explanation did Father William offer for the strength of his jaws? Father William ने क्या explanation दी कि उनके जो jaws हैं उनकी strength के लिए? So the answer is Father William explained. Father William ने explain किया that in his youth अपनी जवानी में he took up the legal profession. उन्होंने एक प्रकार का profession बना लिया था and argued every case with his wife. अपनी पत्नी से वो हर बात के ऊपर बहस किया करते थे. So in a comic way he is giving the answer कि that exercise gave muscular strength to his jaws. कि वो जो exercise थी लगातार बहस करने की, उस exercise ने उनके jaws को, उनके teeth को strength दी, muscular strength, मांसपेशियों को मजबूत बनाया और इसी वजह से उनके जो jaws हैं वो आज भी स्ट्रॉन्ग हैं. क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट अनॉयड फादर विलियम अबाउट द यूथ? कौन सी ऐसी चीज फादर विलियम को परेशान कर रही थी अपने बेटे के बारे में? यूथ वर्ड इज यूज्ड फॉर हिज सन ओनली. हाउ डिड ही थ्रेटन हिम? और किस तरीके से उन्होंने अपने बेटे को धमकाया? थ्रेटन मीन्स होता है धमकाना. सो द आंसर इज फादर विलियम वॉज अनॉयड विद द यूथ. फादर विलियम परेशान थे अपने बेटे से. मीन्स अनॉयड मीन्स होता है चिड़चिड़ापन, गुस्सा. बिकॉज ही हैड ऑलरेडी आंसर्ड 3 क्वेश्चंस. बिकॉज वो ऑलरेडी अपने बेटे के 3 सवालों के जवाब दे चुके थे. एंड अगेन ही वॉज आस्किंग द 4th क्वेश्चन. सो ही थ्रेटेंड हिम विद अ किक डाउन द स्टेयर्स. और उन्होंने उसे धमकाया ये कहकर कि अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछना उनके बेटे ने बंद नहीं किया सो वो अपने बेटे को एक किक मारकर स्टेयर्स से नीचे फेंक देंगे. So these were the question answers related to the passage which is lesson 29. You are old, Father William. I hope the question answers and exercises are clear to all of you. You have to fill the exercises in your book with a very neat and clean handwriting, and the question answers you have to do in your copies with the same kind of handwriting. If still any confusion is there related to this passage which is lesson 29, You are old, Father William, you can ask me on the WhatsApp also. And in today's worksheet only I will explain you the second passage which is lesson 30. For that you have to watch the second part of this video. So you keep watching and keep learning. Thank you everyone.